हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं आईएमपी प्रश्न यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इसमें से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए वीडियो। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को आपको लिखकर याद करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं पहला अध्याय जी, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। ये भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इस पार्ट में से आप देख सकते हैं 4 अंक के प्रश्न आना है, लेकिन ना इसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं और 2 अंक का 1 प्रश्न आ सकते हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। तो इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न इस पार्ट में से आएंगे। तो इसमें देखिए पहले जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है इसमें, संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हमारे जो पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं हैं जो हमारी किसी एक आवश्यकता को पूरा करे तो वो क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। तो यही मैंने परिभाषा लिखी है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें कैसे लिखना है, आपको पहले प्रश्न लिखना है, फिर इसका आंसर लिखना है, फिर एक लाइन का गैप रखना है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक लाइन का गैप करके रखा है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर कंटिन्यूस लिखना है, फिर एक लाइन का आपको गैप कर देना है। जैसे इसमें दूसरा प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, कंटिन्यूस लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप कर देंगे। ऐसे करके आपको सभी प्रश्नों को लिखना है, ठीक है। और लिख लिख के आपको याद करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिखते समय ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसमें देखिए इसका आंसर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसमें सरल परिभाषा है, इसमें एक लाइन में सिलेक्ट किए मैंने, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद में फिर एक लाइन का गैप करना है आपको, फिर अगला क्वेश्चन लिखना है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। तो इसमें देखिए मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत सरल भाषा में मैंने बनाने का इन प्रश्नों को प्रयास किया है। तो आपको इन प्रश्नों को सभी को लिख लिख कर याद करना है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, यानी कि आपने नाम सुना होगा ह्यूमस, जब पेड़ जो हमारे फसलें होती हैं उनमें कुछ पत्ते हमारे गिर जाते हैं, तो वो गिरने के बाद में उसी मिट्टी में सड़ जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, एक तरह से खाद बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन वही है, आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर देखिए, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यानी पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं खेत में और जीव जंतु सड़ जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, यानी खाद बनता है। तो इसमें क्या परिभाषा दी है मैंने, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को क्या करता है, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। यह मृदा को उपजाऊ बनाता है तथा ऊपरी मृदा में पाया जाता है। यानी कि ह्यूमस क्या होता है, इससे क्या बनती है, मृदा उपजाऊ बनती है, ठीक है। और ये मृदा
के ऊपरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षय क्या है, किसे कहते हैं या क्या है? इसका आंसर देखिए, मिट्टी की उर्वरता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता में कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? मृदा क्षय कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं नीचे भी अलग अलग प्रकार से दोनों की दूंगा, जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा निम्नीकरण के कारण लिखिए। तो मृदा निम्नीकरण किस किस कारण से होता है, वो कारण लिखना है। तो पहला कारण है, मृदा निम्नीकरण के कारण निम्न है। क्या है? पहला कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन माने क्या होता है? वनों की कटाई। दूसरा है अति पशुचारण, यानी पशुओं के ज़्यादा चरने से भी मृदा निम्नीकरण होता है। खनन कार्य, बहुत सी खदानें हमारी चल रही हैं, कोयले की खदान, पत्थर की खदान, तो इससे भी क्या है? मृदा का निम्नीकरण होता है। और अधिक सिंचाई, यानी कि भूमि में अपन बार बार सिंचाई करेंगे तो उससे भी मृदा का निम्नीकरण होता है। तो मृदा निम्नीकरण के कारण कितने हैं? 4 कारण हैं मुख्य। एक तो वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण, तीसरा है खनन कार्य और चौथा है अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जैव संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। तो देखिए, इसकी सटीक परिभाषा मैंने दी है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें उदाहरण कौन से हैं? ऐसे मनुष्य, यानी कि हम जैव संसाधन के उदाहरण हैं। वनस्पति जात, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन यानी मछली पालन, पशुधन आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा हुआ है, समझ लो। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अजैव संसाधन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैव अजैव में से एक क्वेश्चन आना है निश्चित। तो इसका उत्तर देखिए, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इसमें इसका उत्तर है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसे बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से, इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे चट्टानें और धातुएं, ये क्या है? अजैव संसाधनों के उदाहरण है। अगला भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनिसेड के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है, जहाँ मैंने इस वीडियो में जो आने वाले क्वेश्चन है अधिकतर उन्हीं को मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, यानी कि ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये कभी कभी पूछ लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, कौन से शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो। ठीक है, ये पृथ्वी सम्मेलन की बात है। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। यानी बांगर और खादर मृदा, मृदा माने क्या होता है? मिट्टी में अंतर बताना है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बांगर और खादर मृदा में अंतर। तो कोई दो अंतर पूछेंगे आपके लिए।
इसमें देखिए पहला पॉइंट है, इसमें पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, यानी पुरानी जो मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है, बांगर मृदा कहलाती है, ठीक है। जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। एक अंतर हो गया इसमें। अब दूसरा है इसमें पॉइंट, इसमें बांगर, दूसरा पॉइंट है इसमें बांगर मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, यानी कि जो बंजर भूमि होती है वो कैसी होती है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं इसमें। जबकि खादर मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, यानी कि जो खादर मृदा होती है उसमें खाद की मात्रा मिली रहती है और वे उसमें क्या छोटे छोटे महीन कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर इसमें तीसरा पॉइंट है, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें फसल अच्छी नहीं होती है। जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, और खादर मृदा होती है वो फसल के लिए कैसी होती है, सर्वोत्तम होती है। तो इसमें कोई दो अंतर, यानी कि 3 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन तो 3 पॉइंट आपको लिख देना है, 2 नंबर में आ रहा है तो 2 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो कोई इसमें 2 पॉइंट में पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जाता है तो 3 पॉइंट लिखना है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा काली मृदा महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। इसमें देखिए काली मृदा की 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो 2 विशेषताएं निम्न है। पहली है, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि सबसे काली मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा कपास की फसल, ठीक है। तो ये एक विशेषता लिख देना है, काली मृदा कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसमें बहुत दिनों तक पानी टिका रहता है, नमी बनी रहती है, ठीक है। अगला है, गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी गर्म और शुष्क मौसम में इसमें क्या पड़ जाती हैं, गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी जमीन फट जाती है, मृदा फट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है 2 विशेषताएं जलोढ़ मृदा की, पहला पॉइंट है इसमें जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी कि इसमें फसल सबसे अच्छी पैदावार होती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा क्या जल के द्वारा बहकर लाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा बहुत अधिक क्या कैसी होती हैं, उपजाऊ होती हैं, पहली विशेषता हो गई। दूसरा है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश ह्यूमस मिलता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इस मृदा में पेड़ पौधों के सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनका इसमें ह्यूमस बनता है। ह्यूमस माने क्या होता है, एक तरह का खाद होता है, ठीक है, मिलता है। तो इसमें 2 विशेषताएं आपको लिख देना है, जलोढ़ मृदा बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, और इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश ह्यूमस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिए अगला पॉइंट क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, यानी मृदा का संरक्षण यानी मिट्टी का कटाव हम किस प्रकार रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 उपाय क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है, मृदा संरक्षण के 2 उपाय निम्न है। पहला है, खाली जगह व बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर जगह खाली पड़ी है और बंजर भूमि है तो उसमें हमें क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ढाल वाली भूमि पर सोपान अथवा सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, यानी कि जो ढाल वाली ऊंची नीची भूमि है उस पर क्या करना चाहिए, हमें सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जानी चाहिए। तो इसमें से कोई 2 पॉइंट, 2 नंबर में आया 2 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसकी 2 विशेषता लिखना है। तो इसमें उत्तर देखिए, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी।
इसकी दो विशेषताएं क्या है, इसमें देखिए पहली विशेषता है इसमें जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा कैसी होती हैं, बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मृदा अपरदन के दो कारण लिखिए। मृदा अपरदन किस कारणों से होता है वो आपको लिख देना है। मृदा अपरदन के दो कारण निम्न है, पहला है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, दूसरा है अति पशुचारण यानी कि पशुओं को ज़्यादा चरना, और तीसरा है निर्माण और खनन कार्य। ठीक है, ये मृदा अपरदन के कारण है। तो पहला है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, ऐसे भी लिख सकते हैं वनों की कटाई, दूसरा अति पशुचारण और तीसरा है निर्माण और खनन कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें से। अगला क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के दो उपाय या तरीके लिखिए। दो उपाय या तरीके लिखना है, यानी भूमि निम्नीकरण की समस्या को कैसे हम सुलझा सकते हैं। तो पहला क्या है पॉइंट इसमें, वन रोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि वनों को लगाना चाहिए, वन का रोपण करना चाहिए और चारागाह होते हैं हमारे उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, तीसरा है खनन कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से जो सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। यानी कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें, नवीकरण या अनवीकरण क्वेश्चन, ये इनमें से क्वेश्चन पूछेंगे निश्चित। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरण क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन आदि। अनवीकरण क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। इसमें से किसे हटाना है आपको। ठीक है, ठीक है, एक गलती से लिख गया है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्या हटाना है आपको, किसे हटाना है। ठीक है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि इनका विकास होने में लंबा समय लग जाता है। ठीक है, जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्या लिखिए। यानी संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं। तो एक तो पर्यावरणीय समस्या हो सकती है और दूसरी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है, इसमें देखिए सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला पार्ट है आपका कृषि का। ठीक है, कृषि माने क्या होता है, खेती। अध्याय 4, तो इसमें कृषि का चैप्टर है जी, भूगोल का, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें से 3 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक है, 3 अंक के प्रश्न आएंगे, तो एक इसमें से ओटी आ सकता है, या इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या 2 नंबर का प्रश्न, एक ओटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है, तो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से आएगा कुल कितना नंबर का, 3 नंबर का आएगा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, कृषि, अध्याय 4 भूगोल का चैप्टर है जी। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यानी खेती, कृषि माने क्या होता है, खेती। खेती पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखना है। तो उसमें बहुत सारे उद्योग दिए हैं जो सब कृषि पर आधारित हैं। उत्तर देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, ये सभी किस पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसके बाद में आंसर इसका कंटिन्यूस लिखेंगे, फिर 1 लाइन का गैप आपको कर देना है। देखिए मैंने भी सभी प्रश्नों में 1-1 लाइन का बीच में प्रश्न और आंसर लिख के 1 लाइन का गैप किया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे
ये सभी उद्योग काय पर आधारित हैं? कृषि पर। तो कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखिए। यानी जिन फसलों को हम रोप के बोत लगाते हैं तो उनके नाम लिखना है, 4 फसलों के नाम। तो चाय, रोपण कृषि चाय है, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि। ये जब किसके उदाहरण है? जी रोपण कृषि के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आगे देखिए, भारत की शस्य क्रियाओं के नाम लिखिए, ऋतुओं के नाम लिखिए। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। यानी खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं जिनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं? सबसे ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं हमारे देश में? चावल का। इसके बाद में गेहूँ, फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर आदि। ये सभी कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। यानी सबसे ज़्यादा भारत किसका खाद्यान्न के खाने के रूप में उपयोग करता है? चावल का। इसके बाद में गेहूँ, फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर आदि। ये सभी कैसी फसलें? खाद्यान्न फसलें हैं। अब इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। यानी फसलों के नाम लिखना है, 4 रबी की फसलों के नाम और 4 खरीफ की फसलों के नाम। तो रबी की फसलों के नाम कौन कौन से हैं? जो वर्तमान में बुब रही हैं वो सभी किसकी फसलें? रबी की। ठीक है। तो गेहूँ है, जौ, मटर, चना, सरसों, ये अभी बुवाई चल रही है इनकी। तो ये सभी किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? इनके नाम देखिए, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, लंबी लिस्ट है इनकी। तुअर को अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये सभी किसकी फसलें? खरीफ की फसलें। तो इनमें से रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के 4 नाम आपको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कौन कौन सी होती हैं 2 विशेषताएं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। पहली विशेषता है इसमें, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यानी कि इसमें भूमि का छोटा टुकड़ा पर इस खेती को करते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें, इस कृषि को करने में आदिम माने क्या होता है? पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हल बकड़ होते थे ना पहले। अब तीसरा है इसमें, इस कृषि में पैदावार कम होती है। इसको करने में इसमें पैदावार कम होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी कर्तन माने क्या होता है? काटना। दहन माने क्या होता है? जलाना। तो इसको काटो जलाओ ये कृषि भी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। कर्तन माने काटना और दहन माने जलाना। प्रणाली कृषि है, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। खाद्य माने क्या होती है? खाने वाली। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को इसमें से हटा लेना। आपको टुकड़े को से की जगह क्या करना है? आपको को करना है। ठीक है। टुकड़े को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है इसमें। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी इसको काटो, कर्तन माने काटना, दहन माने जलाना। कृषि है, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए
अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। यानी कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसान क्या करते हैं, कृषि के छोटे टुकड़े पर अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान भूमि के टुकड़े को छोड़ देते हैं। से की जगह क्या करना है आपको, को करना है, छोड़ देते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है 2 विशेषताएं? पहली विशेषता दी, इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी इसको करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा है, इस कृषि को करने के लिए, कृषि माने क्या होता है, खेती। इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक पैसा की आवश्यकता होती है और इसमें श्रम माने क्या होता है, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इस कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई 2 योगदान लिखिए। कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई 2 योगदान लिखना है। तो इसमें देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसी प्रकार हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो कृषि पर टिकी हुई है। ठीक है, पहला है पॉइंट है इसमें, भारतीय कृषि लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। यानी कि लगभग हमारे जो 75% लोग काय में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो 52% लोगों को, 52% जनसंख्या को कृषि क्या है, रोजगार देती है और आजीविका उनकी का साधन है। दूसरा है, भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी कि भारतीय कृषि से उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रबी खरीफ की फसलों में अंतर। ये आ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ एवं रबी की फसलों में 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर या 3 अंतर में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, खरीफ एवं रबी की फसलों में कोई 2 अंतर लिखना है। पहला पॉइंट है इसमें, पहला अंतर है, खरीफ की फसलें कब बोते हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, किसकी फसलें, खरीफ की फसलें। जैसे ही हम मानसून प्रारंभ होता है तो जून जुलाई के महीने में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। ये पहला अंतर हो गया। यानी कि बोने का समय क्या है, देखिए, यानी कि खरीफ की फसलें कहीं में बोते हैं, जून जुलाई में बोते हैं और काटते हैं कब के, इनमें सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। ठीक है, पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है, खरीफ की फसलों की पैदावार कम होती है। यानी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी पैदावार क्या होती है, कम होती है, जबकि रबी की फसलों की पैदावार अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका, खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर रहती हैं। यानी खरीफ की फसलें कहीं पर निर्भर रहती हैं, वर्षा पर, जबकि रबी की फसलें सिंचाई पर निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चावल है, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, पटसन, तिली आदि। जबकि रबी की फसलों के नाम क्या हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है इसमें, इसको अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, इसको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पॉइंट वो है आपका पार्ट अध्याय 6, जी भूगोल का चैप्टर है, विनिर्माण उद्योग। पार्ट का नाम विनिर्माण उद्योग, भूगोल कक्षा 10, 4 अंक के प्रश्न आना है इसमें से। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने सरल सी परिभाषा बनाई है आपको,
तो उत्तर देखिए, कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। यानी कि हमें कच्चा माल कैसे मिलता है, कृषि से मिलता है। ऐसे मान के चलो गन्ने मिल गए हमें, ठीक है, तो कच्चे पदार्थों को किसकी सहायता से, मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, गन्ने से, कपास से कपड़ा बनाना, ठीक है, कपास से क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना, ये सभी क्या में बनते हैं, कारखानों में। तो वही तो विनिर्माण है, उसी को तो विनिर्माण कहते हैं हम। यानी कपास से कपड़ा क्या बनाएंगे अपन, उद्योगों में बनाएंगे, कारखानों में बनाएंगे। गन्ने से शक्कर क्या बनाएंगे, यानी कि फैक्ट्री में बनाएंगे। और लोहे से मशीन क्या बनेगी, फैक्ट्री में। तो इसकी परिभाषा सीधी सीधी सटीक परिभाषा मैंने आपके लिए दी है। यानी कच्चे पदार्थों को मशीनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा हुआ है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। अगला उत्तर देखिए, वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि, ठीक है। वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता हम सभी उपभोक्ता हैं, यानी वस्तुओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो सभी हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। हम किसी न किसी वस्तु का अपने रोजाना उपयोग करते हैं, यानी कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो वे उत्पादन जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जिनमें कौन कौन से उपभोक्ता उद्योग, चीनी उद्योग, दंतमंजन उद्योग, कागज उद्योग, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 नंबर का। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वे उद्योग, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जिससे हमें कच्चा माल मिलता है। एक तो हमें कृषि से मिलता है, दूसरा हमें खनिज से मिलता है। तो एक पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, दूसरा हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, जैसे हमें गन्ना कृषि से मिलता है, और खनिज पदार्थ क्या जमीन से निकाले जाते हैं खोद कर, ठीक है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। ये आधारभूत उद्योग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए इसमें ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद करना है आपको। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। जो पूर्व में हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार और इसको पुनः, क्या क्या है उद्योग है कृषि पर आधारित, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना % है, 17% है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में उद्योगों का योगदान कितना है, 17%। अब सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं इसमें, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये भी आ सकता है परीक्षा में। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ये इसको बोलते हैं आईटी। उत्तर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।